हाँ जी, क्या हाल चाल, सब ठीक ठाक, कुशल मंगल। तो देखा, वादे के मुताबिक कॉर्पोरेट न्यूज की सीरीज अब शुरू हो गई है। तो इसी हफ्ते की सेकंड कॉर्पोरेट न्यूज के अंदर आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब घटनाएं जैसे जैसे घटेंगी, मुझे क्या करूं, मैं फ्रीक्वेंसी मुझे कॉर्पोरेट न्यूज की बढ़ानी पड़ेगी अगर ऐसे ही घटनाएं घटती रह गई तो। और मैंने आपको वादा किया था कि मैं आपसे कोशिश करूंगा कि एक ना एक बड़ी कोई मेजर जियोपॉलिटिकल न्यूज भी कवर करने की कोशिश करूंगा। तो आज उसकी सीरीज में हम लोग जियोपॉलिटिकल की भी नॉलेज आपको देना शुरू करेंगे। फिलहाल चलिए जी, आज हम देखते हैं, आज हमारे पास खबरें हैं हिडनबर्ग को लेकर, अदानी साहब को लेकर, कोटक महिंद्रा को लेकर। आप सुबह से सुन ही रहे होंगे, ये सब तो चल ही रहा है। इसके अलावा बायजूस को लेकर खबर आई है। तो ये सारी खबरें, और पंजाब एंड सिंध बैंक से रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट, एक QIP वो इशू कर रहे हैं 2000 करोड़ का समथिंग। तो वो उसके कॉन्सेप्ट को मुझे आपको समझाना था कि ये क्या होता है। तो फिलहाल चलिए, कॉर्पोरेट न्यूज पे शुरू होने से पहले एक बार एक नजर CA फाइनल वालों पर। अच्छा, CA फाइनल वालों, एक और बात ध्यान से सुन लेना, ये तो आपके सेल्फ पेस्ड एग्जाम के बैचेस हैं जो कि सेट A के हैं। अब जो भी CA फाइनल वाले बच्चे जो कि सेट C के बारे में बात करने वाले हैं, सेट C की तैयारी करने वाले हैं, उनके लिए अभी एक बड़ी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट लेके आऊंगा कि आपके लिए मैं ना सारा सिलेबस सेट C का गो थ्रू कर रहा हूं, तो आपके लिए मोस्ट सूटेबल कौन सा होगा। देखो, मेरा वैसे पर्सनल बायसनेस तो IBC की तरफ रहेगा। क्यों? क्योंकि मैं खुद इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल हूं, तो मैं तो यही चाहूंगा कि IBC ऑप्ट करो, ठीक है ना, ताकि मेरी भी बैच बिक जाए। बट नहीं, मैं IBC पर्सनल सजेशन आपको नहीं दूंगा। उसके दो रीजन है। पहला, वो बहुत ही ज्यादा टेक्निकल हो जाएगा, और दूसरा, अब मार्केट में निकल कर अगर आपने उसकी एक्सपर्टाइज ले भी थी तो बहुत ज्यादा ज्ञान का कोई जरूरत पड़ेगा नहीं। तो इसलिए पर्सनल बायसनेस गई तेल लेने, उसको साइड पे रखते हुए सेट C में आपके लिए कौन सा बेहतर हो सकता है, मैं उसकी सजेशन वीडियो अभी लाने वाला हूं अगले 2 या 3 दिन के अंदर ही। और फिर मैं आपको, अगर आप लोग चाहोगे कि सेट C के अंदर, तो अगर वो पेपर मेरे कंट्रोल में आया, मेरे अंडर आया, फॉर एग्जांपल अगर मेरी नजर में जो अभी तक आ रहा है वो है आर्बिट्रेशन एंड कंसाइलिएशन, मैं बता देता हूं, बट अगले 2 दिन बाद मैं रीजन समेत बताऊंगा कि क्यों। आर्बिट्रेशन एंड कंसाइलिएशन सेट C में एक ऐसा पेपर है जो रियल लाइफ में आपको सबसे ज्यादा यूज होना है, और पूरे सेट C के सभी पेपरों में ये सबसे आसान भी है। तो फिर मुझे लगता है आर्बिट्रेशन एंड कंसाइलिएशन पे ही आपको जाना चाहिए, बट फिर भी सभी पेपर का एनालिसिस करने के बाद एक शीट बना के आपको दूंगा। अभी तक का मेरा प्राइमा फेसा है, जो मेरा कंक्लूजन जाता है वो ये कि सेट C के अंदर आपको आर्बिट्रेशन ही ऑप्ट करना चाहिए। बट फिलहाल सेट A की तरफ आते हैं। सेट A में हमारे पास 3 बैचेस हैं, ध्यान रखना। 3 बैचेस कौन से हैं? एक है कॉन्सेप्चुअल बैच। मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी हमेशा यही बैच रहता है, वो इसलिए क्योंकि 70 घंटे हैं, कोई ज्यादा नहीं है। इतने, इससे कम सिलेबस CA फाइनल में हुआ करता था, 250 घंटे में पढ़ाया करते थे। अब सिलेबस बढ़ गया और 70 घंटे में पढ़ाना क्यों? क्योंकि MCQ लेवल का टेस्ट है। बट खाली MCQ ट्रीट न करो, ये 70 घंटे के अंदर ये आपको इक्विप बनाएगा। क्यों? क्योंकि 28 नंबर का आपका IBS भी है, तो ये IBS प्लस सेल्फ पेस्ड एग्जाम को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। बट जिन बच्चों ने लॉ पहले पढ़ा हुआ है, जैसे नवंबर की तैयारी की थी, अगर लॉ पहले पढ़ा हुआ है, किसी से भी पढ़ा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, सेल्फ स्टडी में भी पढ़ा हुआ है, वो अपना टाइम और बचाना चाहते हैं तो वो 25 घंटे के बैच पे भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा जो एक बार रह गए हैं या 2 बार रह गए हैं, उनसे नहीं निकल पा रहा सेल्फ पेस्ड, उनके लिए एक स्पेशल स्कीम है ओनली 900 रुपीज की, ठीक है, जिसमें 2 महीने की वैलिडिटी मिल जाएगी। तो ये सारे बैचेस थे सेट A सेल्फ पेस्ड एग्जाम को लेकर। ऐसे ही एक स्पेशल बैच IBS के लिए नवंबर अटेम्प्ट के लिए आने वाला है, अगले 1 हफ्ते के अंदर वो अनाउंस हो जाएगा। चले जी, अब हम शुरू करते हैं आज की हमारी कॉर्पोरेट न्यूज। हमारी कॉर्पोरेट न्यूज में आज सबसे पहले आया है, लो जी, हिडनबर्ग। ओहो, ये अदानी ईरा तो पीछे ही नहीं छोड़ रहा, पता ही नहीं हो रहा कि क्या हो रहा है। बट फिलहाल मैंने पूरी अदानी सीरीज कवर की थी, जो बच्चे मेरे साथ रहे होंगे इस कॉर्पोरेट न्यूज के अंदर वो जानते थे कि पूरी की पूरी कॉर्पोरेट अदानी सीरीज हम लोगों ने कवर की थी। आज उसी की यादें ताजा करते हुए अब मैं थोड़ा सा याद दिलाना चाहता हूं। हुआ क्या था कि हिडनबर्ग एक कंसल्टिंग फर्म है, जिन्होंने क्या किया था कि अदानी की न्यूज आने से पहले उसके शेयर्स शॉर्ट कर दिए थे, सिक्योरिटीज को शॉर्ट कर दिया था, सिक्योरिटीज को, नॉट शेयर्स बट सिक्योरिटीज शॉर्ट कर दी गई थी। अब रिजल्ट ये निकला, फिर उन्होंने अदानी के खिलाफ एक न्यूज लीक करवाई या करी, जैसा भी हुआ,
कि भैया अदानी मैनिपुलेशन कर रहे हैं, फ्रॉड कर रहे हैं, ये वो। और हम हिंदुस्तानियों की ना एक बहुत गंदी आदत है, वो क्या, कि अगर विदेशों में जैक मा आगे बढ़ रहा हो ना तो हम कहते हैं भाई क्या टैलेंट है। अगर बिल गेट्स आगे बढ़ रहा हो तो हम कहेंगे भाई टैलेंट है तो यही है। बट अगर हमारे देश का अंबानी अदानी आगे बढ़े तो हम कहते हैं चोर है। हम अपने अलावा पूरे संसार को आगे बढ़ा देंगे, मगर जब हमारा भारतवासी कोई आगे बढ़ेगा ना तो बस हम उसकी टांग खींचने में सबसे पहले होंगे। ना ना ना, हम नहीं बढ़ रहे, हम तुझे क्यों बढ़ने दें। ये हमारा फीचर है। यही फीचर का परिणाम है कि 2000 अंग्रेज आए थे केवल भारत में, केवल 2000 अंग्रेज, और 200 साल तक राज करके गए। यही हमारा फीचर है। बट कहीं ना कहीं तो सुधारना पड़ेगा हमें, पता नहीं कब सुधारेंगे। तो फिलहाल वापस आते हैं हिडनबर्ग को क्या हुआ। अभी सेबी ने 46 पेजर एक नोटिस भेजा है। 46 पेजर नोटिस के अंदर सेबी ने कहा हिडनबर्ग को कि भैया ये क्यों झूठ बोला तुमने, क्यों इन सिक्योरिटी के अंदर मैनिपुलेशन किया, और क्यों तुमने इस तरीके की कमाई की, एक अफवाह फैलाई। हमने पूरी इन्वेस्टिगेशन की, कहीं भी फ्रॉड का कोई भी इंस्टेंस हमें नजर नहीं आया। हिडनबर्ग ने अब रिप्लाई दिया उस 46 पेजेस सेबी के नोटिस का। उसने कहा जी दो बातें हैं। पहला, आपने एक तो इन्वेस्टिगेशन सही नहीं की, आप अदानी को बचा रहे हो और हमारे ऊपर इल्जाम लगा रहे हो, ये तो पहली बात। अच्छा, दूसरी बात, उसने कहा मुझे क्यों डांट रहे हो। हिडनबर्ग ने कहा मुझे क्यों कह रहे हो, कोटक को कहो। कोटक को इसलिए कहो क्योंकि हमने तो उन्हीं के थ्रू ही किया है, हम तो उन्हीं के इन्वेस्टर हैं। अब ये नई चीज पता लग गई भाई साहब, तुम कोटक के थ्रू, कोटक की कुछ सिक्योरिटीज, कुछ म्यूचुअल फंड है, और हिडनबर्ग कहता है कि हम लोग तो उन्हीं के थ्रू, हमने तो जितना शॉर्ट किया उन्हीं के थ्रू किया है। अब ये कमाल हो गई भाई साहब कि वो ये यहां से कोटक कहां से पिक्चर में आ गया। तो कोटक का फिर क्लैरिफिकेशन आया, आज ही आज में सब घटनाएं हो रही हैं। कोटक कह रहा भाई मैं इन्वॉल्व नहीं हूं, रुक जाओ, मेरे को क्यों इन्वॉल्व कर दिया। वो कह रहा है भाई साहब, in the clarification Kotak Bank noted that the Kingdom never disclosed to the KMIL that they had any relationship with the Hindenburg। अब KMIL जो है कोटक का एक फंड है, ठीक है, और वहां पे उनके इन्वेस्टर हैं जिनका नाम है किंगडन। अब किंगडन के पार्टनर है हिडनबर्ग। तो हिडनबर्ग कह रहा है कि भैया हमने तो तुम्हारे कोटक बैंक के थ्रू ही सब कुछ किया है, विदेशों में बैठ के थोड़े ना किया केवल। अब ये नया एंगल आ गया भाई साहब, इसी चक्कर में कोटक के शेयर गिर गए आज। तो कोटक को क्लैरिफिकेशन निकालनी पड़ी है कि भैया हम इन्वॉल्व नहीं है किसी भी तरीके से, हमें नहीं बताया हमारे क्लाइंट किंगडन ने कि वो हिडनबर्ग का पार्टनर है। खैर, एक नई मुद्दा सभी के पास इन्वेस्टिगेशन का आ गया है। बट फिलहाल ये चलती रहेगी, ये टसल अभी कुछ टाइम तक चलती रहेगी। हिडनबर्ग फिलहाल इस पूरी ट्रांजैक्शन के अंदर, अब देखो आपके देश को, हम देशवासियों को कैसे बेवकूफ बनाया और अंग्रेज ने कैसे कमाया। आपको पता है इस पूरी ट्रांजैक्शन के अंदर हिडनबर्ग ने 3500 करोड़ रुपए का प्रॉफिट कमाया है। केवल एक अफवाह फैलानी होती है एक भारतवासी के प्रति दूसरे भारतवासी को कि अबे ये चोर है। हम कहते हैं हाँ हमें तो पहले ही पता था ये चोर है। ये अगर विदेशी होता तो हम कहते नहीं बंदा टैलेंटेड है तभी तो इतना ऊपर है। अपने आप को हम सबको सुधार करने की जरूरत है भाई, फैक्ट है। जब कोई भारतवासी बढ़े तो भी हमें शुभकामनाएं ही देनी चाहिए, उसके टैलेंट को सलाम करना चाहिए, मगर नहीं हम टांग खींचने लग जाते हैं। खैर कोई बात नहीं। तो ये हिडनबर्ग और सेबी के बीच का मामला, अब कोटक जो है बीच में आ गया। अब सेबी एक और इन्वेस्टिगेशन पक्की बातें करेगा कि कोटक का एंगल क्या था और कोटक की इन्वॉल्वमेंट क्या थी, और कोटक को सब कुछ पता होने के बावजूद भी क्या कोटक इस ट्रांजैक्शन का हिस्सा रहा या नहीं। तो अब ये सेबी के इन्वेस्टिगेशन का मुद्दा, एक सेबी को एक और इन्वेस्टिगेशन का मुद्दा यहां पर मिल गया है। खैर आगे चल के देखेंगे इसके बारे में, अब मैं रेगुलर अपडेट करता रहूंगा। फिलहाल आज की अगली न्यूज के ऊपर आते हैं। अगली न्यूज क्या है, लो जी, अगली न्यूज है बायजूस। अच्छी खबरें आ नहीं रही हैं, अच्छी खबरें नहीं आ रही हैं। अब जैसे कल अभी कुछ 4-5 दिन पहले अनअकैडमी के एमडी ने एक न्यूज जारी की थी कि ये बायजूस किसी की सुनते ही नहीं थे, ये किसी की सुनते ही नहीं थे। और आज मैं न्यूज देख रहा हूं कि उन्होंने 250 या 300 एम्प्लॉइज निकाल दिए हैं शायद। मैं हालांकि डिटेल में गया नहीं न्यूज की, और खैर अब मैं क्या कहूं, कहावत समझ गए होगे आप लोग। बट फिलहाल एमसी ऑर्डर डिटेल इन्वेस्टिगेशन, ये सारे एडटेक का यही हाल हो रहा है आज की डेट में कि कोरोना पीरियड में तो सॉलिड हो गया था, बट अभी कहीं ना कहीं एक्सपेंडिचर इतना ह्यूज है
कि उसको मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, और यही कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इशू यहां पर भी हैं। अभी रिसेंटली इन्वेस्टिगेशन के अंदर बायजूस को क्लियर कट बिल्कुल दे दिया गया था कि नहीं जी आप पवित्र हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, आपने फाइनेंशियल इरेगुलरिटी जरूर की है बट आपने फ्रॉड नहीं किया। मतलब इरेगुलरिटी विदाउट, मतलब लापरवाही वगैरह से हुई होगी बट आपने इंटेंशनल फ्रॉड नहीं किया। अब फिर क्या हुआ, रिसेंटली एचएसबीसी ने कंपनी को डीवैल्यूड कर दिया। पहले कितना था, 1-1.5 साल पहले $22 बिलियन, अब कितना कर दिया गया, जीरो। वो कहते हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस में बहुत बड़ी फेलियर्स हैं। कॉर्पोरेट गवर्नेंस का फेलियर का मतलब है कि कहीं ना कहीं फ्रॉड की पॉसिबिलिटी है। एचएसबीसी कह रहा है फ्रॉड की पॉसिबिलिटी है। तो अब मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिया। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स अगर इन्वेस्टिगेशन शुरू करता है तो हमारे देश में कौन कौन से सेक्शंस होते हैं जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट को इन्वेस्टिगेशन की पावर देते हैं? सेक्शन 210, सेक्शन 210। फिर अगर एसएफआईओ का एंगल आ जाए तो सेक्शन 212, और अगर ट्राइब्यूनल अगर इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर करवा दे तो सेक्शन 213। तो ये तीन सेक्शन है जिनके अंदर इन्वेस्टिगेशन हो सकती है। अब इनकी फिलहाल एमसीए इन्वेस्टिगेशन शुरू करने का प्लान कर चुका है, यानी कि अब इन डेप्थ इन्वेस्टिगेशन इनटू द अफेयर्स ऑफ द कंपनी होगा और इस एंगल से देखा जाएगा कि फ्रॉड हुआ है या नहीं हुआ। तो फिलहाल बायजूस की भी इन्वेस्टिगेशन शुरू हो रही है, तो आगे चल के देखेंगे कि अब आगे चलकर क्या होता है। फिलहाल अगली न्यूज पे आते हैं। अगली न्यूज है पंजाब एंड सिंध बैंक को लेकर, जो कि 2000 करोड़ QIP से रेज करने वाला। अब ये न्यूज इतनी ब्रेकिंग न्यूज नहीं थी कि मैं आपको बताऊं, बट फिलहाल मैं केवल इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैं अब समझाना चाहता हूं QIP क्या होता है। देखो जी, मार्केट में कंपनियां जब फंड रेज करना चाहती हैं तो उनका एक सोर्स हो सकता है IPO, इनिशियल पब्लिक ऑफर। बट इनिशियल पब्लिक ऑफर में इतने कंप्लायंसेस कंपनीज को करने पड़ते हैं, इतने कंप्लायंसेस करने पड़ते हैं कि कंपनी के लिए वो बहुत ज्यादा फेवरेबल मोड ऑफ फंड रेजिंग नहीं कहलाता। तो कंपनियां क्या करती हैं, कंपनियों के लिए सबसे फेवरेबल मोड होता है कि बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस, म्यूचुअल फंड्स के पास जाओ और उनसे पैसा उठा लाओ। एक तो आपको कंप्लायंसेस ज्यादा नहीं करने पड़ेंगे और ऊपर से पैसा आसानी से मिल जाता है। तो इसे कहते हैं QIP, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट। इसमें जो प्लेसमेंट है, जो शेयर्स दिए जाते हैं वो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स को दिए जाते हैं। ठीक हो गई इतनी बात। तो पंजाब एंड सिंध बैंक, और ध्यान रखना ज्यादातर कॉर्पोरेट्स जो है इसी मेथड को आज के डेट में, बड़ी बड़ी लिस्टेड कंपनियां इसी मेथड को आज की डेट में अपनाती हैं। IPO FPO तो सबसे लास्ट रिजॉर्ट होता है जो वो अपनाना चाहती हैं, पहले तो इसी के थ्रू ही पैसा रेज किया जाता है। ठीक है जी, चलिए। तो ये हमारी आज की कॉर्पोरेट न्यूज थी जो मुझे आपको अपडेट करनी थी। मैंने वादा किया था कि मैं आज से एक जियोपॉलिटिकल न्यूज भी कवर करूंगा, और जियोपॉलिटिकल न्यूज में इस हफ्ते की एक बड़ी इंटरेस्टिंग न्यूज मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। इन 4 महारथियों को देख लीजिएगा। आप जानते हो ये दोनों आपस में भिड़े पड़े हैं, लड़ रहे हैं, पिछले 2 साल से लड़ी जा रहे हैं। अब बड़ा एक इंटरेस्टिंग वाकया हुआ जिसके आने वाले टाइम में बड़े कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। वो कॉन्सिक्वेंसेस कहां पर हो सकते हैं? यूरोप में। हालांकि ये यूरोप, इनकी कंट्री, अगर आपने आज देखा हो कि यहाँ पर इनकी जो पार्टी है वो लेफ्टिस्ट पार्टी है, और वो जो राइटिस्ट पार्टी है, फार राइट वाले जो लोग हैं, वो इलेक्शन जीत रहे हैं। और वहां पे गृह युद्ध की स्थिति फ्रांस के अंदर बन गई है, जो कि अच्छी परिस्थिति यूरोप के लिए नहीं है, क्योंकि यूरोप में अगर आग एक जगह फैली तो वो पूरा यूरोप उसमें जल जाएगा। और रही सही कसर, ये हमारे बाबूजी पूरी कर देंगे। अब इन्होंने किया क्या? इन्होंने रिसेंटली यूक्रेन को लॉन्ग रेंज मिसाइल दी जिनका नाम था ATACMS, मतलब अटैक मिस समथिंग, कुछ मिसाइल का नाम था, लॉन्ग रेंज की मिसाइल थी। अब यूक्रेन को आजादी दे दी कि जा जैसे मर्जी फोड़, जहां मर्जी फोड़, जब तेरा दिल करे तब फोड़। उसने फोड़ दी। उसने कहां फोड़ी? सीधा मिसाइल मारी कहां पे? क्रीमिया पे। क्रीमिया क्या है? क्रीमिया आज से 10 साल पहले यूक्रेन का हिस्सा हुआ करता था, उसे रशिया ने पहले ले लिया था। अब उसी हिस्से पर इसने मिसाइल मारी जहां पर रशिया के काफी सारे नागरिक मारे गए। रशिया ने कहा कि क्योंकि ये मिसाइल यूएस ने दी थी, इसलिए हम समझते हैं कि यह हमला यूएस ने किया है। रशिया ने क्या किया? रशिया के एकदम सामने अलास्का पड़ता है यूएस का, ये पहले रशिया का पार्ट हुआ करता था, फिर रशिया ने यूएस को दे दिया था। अब रशिया के एकदम सामने अलास्का पड़ता है। रशिया ने अलास्का के सामने जो अब हिस्सा है रशिया का, जहां एंडिंग पॉइंट है रशिया का, वहां पे अपने न्यूक्लियर मिसाइल्स वगैरह तैयार करनी शुरू कर दी। और भाई साहब, अमेरिका के हाथ पांव फूल गए कि ये क्या कर रहा है। ये अमेरिका के डिफेंस मिनिस्टर लॉयड ऑस्टिन शायद नाम है उनका, उन्होंने रशिया के डिफेंस मिनिस्टर को कॉल किया और कहा कि भाई ये क्या कर रहे हो तुम?
तुम कहीं मजाक मजाक में बम बम फोड़ ना देना न्यूक्लियर। तो उसने कहा भाई तूने हमारे ऊपर कैसे फोड़ा? तो अमेरिका ने मम्मी कसम खाई है कि अब नहीं फोड़ेंगे, अब यूक्रेन को नहीं मारने देंगे कसम से। वाह, पहले तूने चढ़ाया इसे, मिसाइल मरवाई, अब तो कह रहा अब नहीं मारने देंगे। अब ये कर रहा है अमेरिका, क्या कर रहा है, अब यूरोपियन कंट्रीज को कह रहा है एक काम करो, तुम दो, तुम हथियार दो। जर्मनी से दिलवा रहा है, डेनमार्क से दिलवा रहा है, और क्या दिलवा रहा है, F-16 जो इस महीने मिलने वाले हैं, जुलाई में मिलने वाले हैं यूक्रेन को। हे भगवान, अगर ये F-16 जो कि यूएस में बने हैं, बट यूएस नहीं दे रहा, यूरोपियन कंट्रीज के थ्रू यूक्रेन को दिलवा रहा, और रशिया ने कहा कि जिसने दिए मैं उसी के ऊपर अटैक करूंगा, तो मुझे लगता है होने क्या वाला है कि ये रशिया पे अटैक तो करेंगे ये F-16 लेकर, और अगर अटैक करेंगे तो रशिया रिप्लाई करेगा, रिप्लाई में यूएस के ऊपर तो नहीं होगा, बदले में यूरोप मारा जाएगा। अपने ये अमेरिका किसी का नहीं है भाई, किसी का नहीं है, वो यूरोप जो इसके पीछे इसकी दुम बना के चलता है, दुम बन के चलता है। जो अमेरिका कहता है, वो कहते हैं ना फिल्म थी, जो मेरे जीजा जी कहेंगे मैं वही करूंगा, ऐसे यूरोप कहता है जो अमेरिका कहेगा मैं वही करूंगा। मगर ये इसका भी नहीं है, ये इसको लपेटने के चक्कर में है। सितंबर, ये जो जुलाई एंड में है, इसमें यूक्रेन को F-16 फाइटर जेट मिलने हैं, और वो फाइटर जेट रशिया के अंदर तक मार कर सकते हैं। तो अब होने क्या वाला है ये तो अब आने वाला समय ही बताएगा, अगस्त सितंबर में पता लगेगा, और खासकर जुलाई में जब पेरिस ओलंपिक शुरू होने वाले हैं तब भी पता लग जाएगा। बट आई विल कीप ऑन अपडेटिंग यू। संसार जो है किसी सही राह पर जाता हुआ नजर नहीं आ रहा, खासकर यूरोप, इसके हालात, इसके बुरे दिन लग रहा है बहुत भयंकर वाले शुरू हुए पड़े हैं। बाकी देखते हैं आगे क्या होता है। नाउ आई विल कीप ऑन अपडेटिंग यू। चलो जी, तो कैसा लगा जियो पॉलिटिकल न्यूज का भी ज्ञान लेकर? अब मैं हर न्यूज के साथ एक जो भी उस समय की 2-3 दिन की जियो पॉलिटिकल न्यूज होगी वो जरूर कवर करूंगा। पॉलिटिकल न्यूज देश की कवर नहीं करूंगा, उनका कोई फायदा नहीं, वरना फालतू के इल्जाम लगते हैं आप इस पार्टी के हो, आप उस पार्टी के हो। तो हम जियो पॉलिटिकल न्यूज जो पूरे वर्ल्ड वाइड हो रही हैं उनको कोशिश करेंगे करने की। ठीक है जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, एंड आशा करता हूं कि आपको ये अच्छा लगा होगा, और मुझे आज फीडबैक में ये बताना कि जियो पॉलिटिकल न्यूज कंटिन्यू रखनी चाहिए या कैसे। और हाँ, एक और बात, मैंने आपको कहा था कि कंपनी ऑफ द वीक इस संडे को शुरू होने वाला है। मीनवाइल मैं एक टेलीग्राम का आईडी भी दे रहा हूं, जो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं कि कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए डेली बेसिस पे वो इस टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन करते रहें, ताकि डेली बेसिस पे आपको बहुत सारे अपडेट्स उन कंपनीज के मिलते रहें कि किस कंपनी को कितने ऑर्डर्स मिल रहे हैं। उससे फिर देखा करो कि मूवमेंट क्या हो रहा है, ताकि नॉलेज गेन किया करो कि ऑर्डर्स मिल रहे हैं कंपनी को, कंपनी की फाइनेंशियल रिपोर्ट आ रही है, उसका मार्केट पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, ये चीज़ें तुम्हें गौर करनी चाहिए। तो मैं टेलीग्राम का आईडी आपको नीचे ही दे रहा हूँ। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए।